नमस्कार। आज हम इतिहास के ऐसे मोड़ पर नजर डाल रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, जिसे महायुद्ध या द ग्रेट वॉर भी कहते हैं। बिल्कुल। 1914 से 1918 तक ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने न केवल लाखों जानें ली बल्कि सही में आने वाली पूरी सदी की कहानी ही बदल दी। ये वाकई एक ऐसी घटना थी जिसके झटके मुझे लगता है आज भी महसूस किए जाते हैं। सिर्फ 4 साल पर असर बहुत गहरा, सदियों का। हमारे पास इस विषय पर एक छोटा सा खाका है जो इसके खास पहलुओं को बताता है। आज हमारा इरादा यही है कि इस खाके के सहारे हम युद्ध के पीछे की असली वजह समझें और इसका जो विनाशकारी रूप था और इसके जो दूरगामी असर हुए उनको समझने की कोशिश करें। देखते हैं ये संक्षिप्त जानकारी हमें कितनी गहराई तक ले जाती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक सार या एक आउटलाइन हमें वो मुख्य धागे पकड़ने में मदद करता है जो पूरी कहानी को बुनते हैं। तो चलिए इस खाके के जरिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को टटोलते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आधुनिक दुनिया की दहलीज है। हाँ, खाका ये बताता है कि युद्ध की जो फौरन वाली वजह थी वो थी ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 साराजेवो में। हाँ, तो क्या ये वाकई बस एक अकेली घटना थी जिसने इतने बड़े पैमाने पर आग लगा दी? देखिए, वो हत्या निश्चित रूप से एक चिंगारी तो थी ही। उसने यूरोप के बड़े देशों के बीच जो तनाव पहले से ही था ना, उसको एकदम विस्फोटक बना दिया और 1 महीने के अंदर ही पूरा महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। अच्छा। लेकिन जैसा कि हमारा खाका भी इशारा कर रहा है, बारूद तो पहले से ही जमा हो रहा था। मतलब ये चिंगारी एक ऐसे माहौल में गिरी जो पहले से ही सुलग रहा था। और वो माहौल वो किन चीजों से बना था? खाके में 4 बड़े शब्द हैं: सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। सुनने में तो भारी लगते हैं, लेकिन असल में इनका मतलब क्या था उस समय की यूरोप के लिए? क्या कोई एक कारण दूसरों से ज्यादा प्रभावी था? ये बड़ा पेचीदा मिक्सचर था। इन चारों ने मिलकर एक बहुत खतरनाक कॉकटेल तैयार कर दिया था। अच्छा। सैन्यवाद मतलब मिलिट्रिज्म। इसका मतलब था कि हर बड़ा देश, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, सब अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के एक अंधी दौड़ में लगे थे। नई नई तकनीकें, बड़े बड़े जहाज, विशाल सेनाएं, ये सब शक्ति प्रदर्शन तो था ही, पर साथ ही एक दूसरे के लिए गहरा शक और डर भी पैदा कर रहा था। हथियार जमा हो रहे थे, बस इस्तेमाल का बहाना चाहिए था। और इन देशों के बीच के गठबंधन, ये जो अलायंसेस थे, क्या उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ा? निश्चित रूप से। यूरोप 2 बड़े खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ थी केंद्रीय शक्तियां जिन्हें सेंट्रल पावर्स कहते हैं, हाँ, जिसमें मुख्य रूप से जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। अब इन गठबंधनों का मतलब ये था कि अगर एक देश पर हमला होता है या वो युद्ध में जाता है तो उसके साथियों को भी मजबूरी में कूदना पड़ेगा। अच्छा, मतलब चेन रिएक्शन जैसा। बिल्कुल। इसने एक छोटे से झगड़े को वर्ल्ड वॉर में बदलने का पूरा इंतजाम कर रखा था, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। और फिर ये साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, इनकी क्या भूमिका थी? ये कैसे फिट होते हैं इस पूरी तस्वीर में? देखिए, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म, इसकी वजह से यूरोपीय ताकतें दुनिया भर में, खासकर अफ्रीका और एशिया में कॉलोनीज और संसाधनों के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थी। ये सिर्फ पैसों की होड़ नहीं थी, बल्कि इज्जत और दबदबे की लड़ाई भी थी। इसने आपसी दुश्मनी को और बढ़ाया। अच्छा। और इसके साथ ही उग्र राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, वो भी जबरदस्त उभार पर था। हर देश खुद को दूसरों से बेहतर समझता था और अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी भी कीमत पर आगे बढ़ाना चाहता था। बाल्कन का इलाका जहां आर्कड्यूक की हत्या हुई, वो तो जैसे राष्ट्रवाद का ज्वालामुखी ही बना हुआ था। तो आप देखें, ये चारों ताकतें, सेना बढ़ाने की होड़, खतरनाक गठबंधन, उपनिवेशों की छीना झपटी और अंधा राष्ट्रवाद, ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिक्सचर तैयार कर चुके थे कि फर्डिनेंड की हत्या सिर्फ वो माचिस की तीली साबित हुई जिसने आग लगा दी। ये कहना मुश्किल है कि कोई एक कारण ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये सब एक दूसरे को हवा दे रहे थे। ये तो वाकई एक बहुत उलझा हुआ जाल था जिसमें यूरोप बुरी तरह फंसा हुआ लग रहा है। अब जरा ये साफ करते हैं कि कौन सी ताकतें आमने सामने थीं। आपने बताया मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से प्रमुख देश शामिल थे?
शुरुआत में मित्र राष्ट्रों की जो धुरी थी वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने बनाई। ये 3 बड़ी ताकतें एक साथ थीं। फिर 1917 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। हाँ, अमेरिका का आना तो बहुत अहम रहा होगा। बहुत ज्यादा। अमेरिका के आने से न सिर्फ ताकत का संतुलन बदला, बल्कि मित्र राष्ट्रों को एक नई एनर्जी और संसाधन मिले जो आखिर में निर्णायक साबित हुए। और इटली, उसका क्या था? हाँ, इटली का मामला थोड़ा अलग था। वो पहले केंद्रीय शक्तियों के साथ जुड़ा था, पर युद्ध शुरू होने पर न्यूट्रल रहा। अच्छा। और फिर बाद में मित्र राष्ट्रों के खेमे में आ गया। और उनके विरोध में केंद्रीय शक्तियां कौन थीं? केंद्रीय शक्तियों का नेतृत्व जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य कर रहे थे। इनके साथ ओटोमन साम्राज्य, हाँ, जो आज का तुर्की और आसपास का बड़ा इलाका था। बिल्कुल, और बुल्गारिया भी शामिल हो गए। इन्हीं गठबंधनों की वजह से लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। सही। ये मिडल ईस्ट तक फैली, अफ्रीका की कॉलोनीज में लड़ी गई और एशिया के कुछ हिस्सों पर भी इसका असर पड़ा। हाँ, इसीलिए इसे सही मायने में विश्व युद्ध कहा जाता है। इसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। अब आते हैं युद्ध के मैदान पर। हमारा खाका बताता है कि इस युद्ध ने लड़ाई के तौर तरीकों को ही बदल दिया। खंदक युद्ध यानी ट्रेंच वॉरफेयर का जिक्र है, जो पश्चिमी मोर्चे की पहचान बन गया। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। भयानक, ये शब्द शायद इसकी भयावहता को पूरी तरह बयान भी नहीं कर सकता। पश्चिमी मोर्चे पर, मतलब फ्रांस और बेल्जियम में, मीलों लंबी खाइयां खोद दी गईं। मीलों लंबी? हाँ, दोनों तरफ के सैनिक इन तंग, कीचड़ और पानी से भरी, बीमारियों और लाशों से पटी खाइयों में महीनों सालों तक फंसे रहते थे। बाप रे। 2 खाइयों के बीच की जमीन, जिसे नो मैन्स लैंड कहते थे, वो कांटेदार तारों, गोलियों की बौछार और मौत का खुला मैदान थी। अच्छा। उस पर आगे बढ़ना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। इंच इंच जमीन के लिए हजारों सैनिक मरते थे और नतीजा अक्सर कुछ नहीं। युद्ध सालों तक इसी डेडलॉक में फंसा रहा। उफ। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये धीरज, सहनशक्ति और इंसानियत की एक क्रूर परीक्षा थी। और इसी पृष्ठभूमि में खाके में नई तकनीकों का भी जिक्र है। मशीन गन, जहरीली गैस, टैंक, हवाई जहाज। हाँ, इसने युद्ध को कितना बदल दिया। इसने युद्ध को पहले के किसी भी युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और अमानवीय बना दिया। औद्योगिक क्रांति ने जो तरक्की की थी उसका अब विनाश के लिए इस्तेमाल हो रहा था। मशीन गन ने पैदल सेना के हमलों को लगभग सुसाइडल बना दिया। एक अकेली मशीन गन मिनटों में सैकड़ों सैनिकों को मार सकती थी। हे भगवान। जहरीली गैस का इस्तेमाल पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ। क्लोरीन, फॉस्जीन, मस्टर्ड गैस, ये न सिर्फ जान लेती थी बल्कि तड़पा तड़पा कर मारती थी या जीवन भर के लिए अपंग बना देती थी। बहुत ही भयानक। टैंकों का आविष्कार इन्हीं खंदकों को पार करने के लिए हुआ। धीरे धीरे ही सही, पर इन्होंने जमीनी लड़ाई का तरीका बदला। हवाई जहाज शुरू में सिर्फ निगरानी के लिए थे, पर जल्दी उन पर बम और मशीन गन लग गई और आसमान भी जंग का मैदान बन गया। और समंदर में भी तो। हाँ बिल्कुल, समंदर में जर्मन पनडुब्बियों, यू बोट्स ने मित्र राष्ट्रों की सप्लाई लाइनों को तहस नहस करके रख दिया। तकनीक ने युद्ध को ज्यादा मशीनी, ज्यादा इम्पर्सनल और कहीं ज्यादा विनाशकारी बना दिया था। इस नई तरह की लड़ाई और नई तकनीकों का नतीजा कितना भयानक था, इसका अंदाजा खाके में दिए गए आंकड़े से लगता है। 1,60,00,000 से ज्यादा मौतें। ये संख्या मतलब दिमाग को सुन कर देती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1,60,00,000 जिंदगियां थी, परिवार थे, सपने थे, जो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। इसमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। ये आंकड़ा उस अभूतपूर्व विनाश को दिखाता है जो इंडस्ट्रियल एज का युद्ध ला सकता था। इसने एक पूरी पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से तबाह कर दिया। सही बात है। समाज का पूरा ताना बाना हिल गया। आप सोचिए, हर शहर, हर गांव में ऐसे घर थे जिन्होंने अपनों को खोया था। इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, ये घर घर तक पहुंचा था। ये मानव इतिहास में उस समय तक का सबसे बड़ा मानव निर्मित संकट था। इतने विनाश पर इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिर ये महायुद्ध खत्म कैसे हुआ? खाका नवंबर 1918 में युद्ध विराम यानी आर्मिस्टिस का जिक्र करता है। हाँ, आखिरकार 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे पश्चिमी मोर्चे पर बंदूकें शांत हो गईं। केंद्रीय शक्तियां बुरी तरह थक चुकी थीं। जर्मनी के अंदर क्रांति जैसे हालात थे, उसके साथ ही एक एक कर हार मान चुके थे या बिखर रहे थे। अमेरिकी सेना के आने से मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी हो गया था। ये एक थका देने वाली, खून खराबे वाली जीत थी, लेकिन युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन क्या शांति वाकई कायम हुई?
खाका हमें 1919 की वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई की ओर ले जाता है। क्या इसने स्थायी शांति की नींव रखी? यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। वर्साई की संधि वो समझौता था जो जीतने वाले मित्र राष्ट्रों ने हारने वाले जर्मनी पर थोपा। अच्छा, मतलब थोपा गया था। हाँ, काफी हद तक। इसका मकसद जर्मनी को सजा देना और भविष्य में उसे फिर से खतरा बनने से रोकना था। संधि ने जर्मनी को युद्ध शुरू करने का पूरा दोषी ठहराया। उस पर भारी भरकम आर्थिक जुर्माना लगाया गया, जिसे रिपरेशंस या हर्जाना कहते हैं। उसकी सेना को बहुत छोटा कर दिया गया और उसके कई इलाके छीन लिए गए। और यूरोप का नक्शा भी तो बदल गया था इस संधि के बाद। हाँ, बड़े पैमाने पर। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, जो सदियों से यूरोप का एक अहम हिस्सा था, वो पूरी तरह टूट गया। ऑटोमन साम्राज्य का भी अंत हो गया। इनकी जगह कई नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया। दुनिया का नक्शा वाकई बदल गया था। और वो लीग ऑफ नेशंस। हाँ, इसी संधि के तहत भविष्य में युद्धों को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस बनाने का भी फैसला हुआ। एक अच्छी सोच थी, कोशिश थी। हाँ, आदर्शवादी। बिल्कुल आदर्शवादी कोशिश। लेकिन हम जानते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। और यही वो बात आती है जिसका जिक्र खाके में भी है, और जिसे कई इतिहासकार मानते हैं कि वर्साई की संधि ने शांति लाने के बजाय अगले महायुद्ध के बीज बो दिए। हाँ। क्या ये सच है कि इसकी कठोर शर्तों ने ही कहीं न कहीं हिटलर के उदय का रास्ता बनाया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहस का मुद्दा है। कई इतिहासकार मानते हैं कि वर्साई की संधि ने जर्मनी पर इतनी अपमानजनक और कठोर शर्तें लगाईं कि उसने वहां कभी न खत्म होने वाले असंतोष, आर्थिक बदहाली और बदले की भावना को जन्म दिया। जर्मन लोगों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और इसी माहौल का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जैसी उग्र राष्ट्रवादी ताकतें सत्ता में आईं। अच्छा। जिन्होंने वर्साई की संधि को फाड़ फेंकने और जर्मनी का खोया गौरव वापस दिलाने का वादा किया। तो इस नजरिए से देखें तो पहले विश्व युद्ध का अंत असल में दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर रहा था। ये एक शांति समझौता कम 20 साल का युद्ध विराम ज्यादा साबित हुआ। तो कुल मिलाकर देखें, इस युद्ध का असर सिर्फ मौत के आंकड़ों, संधियों या बदले हुए नक्शों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो राजनीति, समाज, तकनीक, यहाँ तक कि सोचने के तरीके पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल। जैसा खाका कहता है, इसे आधुनिक युग की असली शुरुआत माना जा सकता है। इसने दुनिया के 4 बड़े साम्राज्यों, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन और जर्मन का अंत कर दिया। हाँ। इसने शक्ति का संतुलन बदल दिया। यूरोप का जो दबदबा था दुनिया पर, वो कमजोर हुआ और अमेरिका एक नई महाशक्ति बनकर उभरा। इसने समाज के अंदर भी बदलाव लाए। युद्ध के दौरान पुरुषों की कमी हुई तो महिलाओं को कारखानों और दफ्तरों में काम करने के मौके मिले। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। इससे उनके अधिकारों और वोटिंग राइट्स के आंदोलनों को भी बल मिला। युद्ध की जो विभीषिका थी, उसका कला और साहित्य पर भी गहरा असर पड़ा। एक मोहभंग, एक निराशा की भावना कई रचनाओं में दिखती है। और युद्ध लड़ने के तरीकों पर तो इसका असर स्थायी था ही। निश्चित रूप से। प्रथम विश्व युद्ध ने दिखा दिया कि औद्योगिक राष्ट्रों के बीच युद्ध कितना भयानक हो सकता है। इसने भविष्य के युद्धों की रूपरेखा तय कर दी। टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बियां और बड़े पैमाने पर लामबंदी, मोबिलाइजेशन। ये विरासत बहुत कॉम्प्लेक्स है, विनाशकारी भी, और अनजाने में ही सही दुनिया को एक नए रास्ते पर धकेलने वाली भी। तो आज हमने प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित इस संक्षिप्त खाके के माध्यम से इसके कई अहम पहलुओं को छुआ। युद्ध की चिंगारी और उसके पीछे सुलगते गहरे कारण, आमने सामने खड़ी ताकतें, युद्ध के मैदान का बदलता और क्रूर होता चेहरा, विनाश का वो पैमाना जो पहले कभी नहीं देखा गया, युद्ध का अंत और वो शांति संधि जिसने शायद अगले युद्ध की नींव रखी, और आखिर में इस महायुद्ध की वो स्थायी विरासत जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया। ये सोचने वाली बात है कि कैसे सिर्फ 4 साल के संघर्ष ने न सिर्फ करोड़ों जानें ली, बल्कि आने वाली पूरी सदी की जियोपॉलिटिकल और सामाजिक दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की कड़ियां कैसे आपस में जुड़ी होती हैं और अतीत की गूंज भविष्य में कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है। और ये हमें इस सवाल पे भी लाता है कि क्या इतिहास को समझने के लिए ऐसी संक्षिप्त रूपरेखाएं, ऐसे खाके काफी हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये हमें जटिलताओं की पूरी तस्वीर दे सकती हैं, या फिर ये सिर्फ हमारी जिज्ञासा को जगाने का काम करती हैं ताकि हम और गहरे उतरकर सच्चाई की परतों को खोल सकें? ये शायद हर सुनने वाले के लिए सोचने का एक अलग बिंदु है।